So these are the components of your organic farming. Now let's see the scenario of organic farming in India. सिक्किम 2016 में जो है इंडिया को फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट हम लोगों ने डिक्लेयर कर दिया था। यानी कि सिक्किम के अंदर किसी भी तरह का सिंथेटिक फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड हम लोग यूज़ नहीं करते हैं 2016 में। तो प्रीलिम्स के लिए एक पोटेंशियल क्वेश्चन यहाँ से इस तरह का फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन का बन सकता है। ठीक है, इंडिया जो है आप ये कह सकते हो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में एक वर्ल्ड लीडर भी है। इंडिया से जो ऑर्गेनिक जो एक्सपोर्ट्स किए जाते हैं वो है हमारा फ्लैक्स सीड्स, सीसम, सोयाबीन, टी, medicinal plants, rice and pulses. These are the organic products which are exported from India to the outside world. Most of the export for these crops is done from the Assam, Mizoram, Manipur, Nagaland. कहाँ जाता है? यूके में, यूएसए और इटली एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। गवर्नमेंट ने भी कुछ इनिशिएटिव लिए हुए हैं एग्रीकल्चर ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, जैसे MOVCD ये एक इनिशिएटिव लिया गया है। इट्स अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम और नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का जो है एक सब मिशन है, यानी कि उसके अंडर में ये है। ठीक है, किसने इसको जो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने 2015 में इसको लॉन्च किया था। कहाँ पे लॉन्च किया गया था? अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सारे के सारे जो है नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स में इसको क्यों यूज़ किया गया, नॉर्थ वेस्ट की स्टेट्स जैसे पंजाब, हरियाणा वगैरह में इसको क्यों यूज़ नहीं किया गया? क्योंकि देखिए यहाँ पे कंपैरेटिवली नॉर्थ वेस्ट के स्टेट्स के कंपैरेटिवली यहाँ पे पहले से ही जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है, पहले से ही वहाँ पे जो है हम लोग केमिकल पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए वहाँ पे इसको लॉन्च करना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी इस एरिया में पहले से ही बहुत ज़्यादा हम लोग फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं बिकॉज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन एंड फॉर द मार्केट इकोनॉमी, राइट। लेकिन आसाम, मणिपुर यहाँ पे हम लोग नहीं करते हैं, इसलिए वहाँ पे स्कीम को लॉन्च किया जाना ज़्यादा ईजी है और बेनिफिशियल भी है। ठीक है, परंपरागत कृषि विकास योजना PKY, ठीक है, 2015 में इसको लॉन्च किया गया था और सोयल हेल्थ मैनेजमेंट का जो है ये एक कंपोनेंट है। ठीक है, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो है इस मेन प्रोजेक्ट के अंडर में ये आता है। इसमें जो है विलेज बाय विलेज जो है क्लस्टर बाय क्लस्टर जो है अप्रोच ली गई है, जिसके द्वारा हम इसमें ऐसा नहीं है कि पूरे का पूरा स्टेट को जो है एकदम से ही हम लोग ऑर्गेनिक कर देंगे। नो, पहले 2, 3, 4, 5 गांव के क्लस्टर्स लिए जाते हैं, उन क्लस्टर्स में हम ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करते हैं, उसके बाद हम जो है दूसरी जगह पे करते हैं। तो ये हम लोग यहाँ पे अप्रोच लेके चलते हैं। सर्टिफिकेशन वाला सिस्टम भी हम लोगों ने शुरू किया हुआ है, FSSAI ने शुरू किया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे क्रॉप्स को जहाँ पे जो है ऑर्गेनिक जो है क्रॉप्स हम लोगों ने ग्रो की हैं उनको सर्टिफाई किया जाता है, ताकि ये जो है अलग रेट पे इनको बेचा जा सके। क्योंकि जो सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होंगे उनकी डिमांड अलग होती है, उनकी मार्केट अलग होती है, उनके कंज्यूमर्स अलग होते हैं। ठीक है, उनके लिए प्राइस भी हाई होता है, क्योंकि जनरली ऑर्गेनिक जो फार्मिंग हम लोग करते हैं यहाँ पे जो हमारे जो फील्ड्स होते हैं उनमें जो है उनका आउटपुट कम होता है। क्योंकि अगर आप सिंथेटिक फर्टिलाइजर वगैरह का यूज़ करते हो तो आपका आउटपुट बढ़ जाता है, क्योंकि सोइल की फर्टिलिटी को आप जो है सिंथेटिक वे से बढ़ा देते हो, राइट। लेकिन ऑर्गेनिक वाले में जो है क्योंकि हम लोग सिंथेटिक फर्टिलाइजर का यूज़ नहीं करते हैं, तो फर्टिलिटी उसकी थोड़ी सी कंपैरेटिवली लॉन्ग टर्म में शॉर्ट टर्म में जो है थोड़ी सी कम हो जाती है, इसलिए उसकी प्रोडक्टिविटी थोड़ी सी कम होती है और इस वजह से उसका प्राइस भी हाई होता है। पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम इज अ प्रोसेस ऑफ सर्टिफाइंग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स विच एंश्योर्स दैट देयर प्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन अकॉर्डेंस विद द लेड डाउन क्वालिटी स्टैंडर्ड। तो यानी कि क्वालिटी आपको कुछ मेंटेन करनी पड़ती है, तभी उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, तभी कंज्यूमर उसको जो है परचेज करेगा, अदरवाइज तो नहीं करेगा। PGS ग्रीन ये भी एक सर्टिफिकेशन जो है सिस्टम है गारंटी की, ये सिर्फ डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, ये एक्सपोर्ट के पर्पज़ के लिए यहाँ पे इसको हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP, ठीक है, ये किस लिए यूज़ किया जाता है? द प्रोग्राम एम्स टू एनकरेज मोर विजिबिलिटी एंड सेल ऑफ इंडिजिनस एंड स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स क्राफ्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो उत्तर प्रदेश बेस्ड जो है ये स्कीम है, थोड़ा आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है, PMFME, PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ द माइक्रो फूड प्रोसेसिंग
processing enterprises. Zero budget natural farming. Zero budget natural farming is a method of chemical free agriculture drawing from the traditional इंडियन प्रैक्टिस. देखिए पहले इंडिया में जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस होती थी उसमें हम लोग किसी तरह का भी जो है पेस्टिसाइड वगैरह का यूज़ नहीं करते थे, तो ये थोड़ा सा उसी से रिलेटेड है कि अभी भी हम लोग नहीं करेंगे, राइट. पर्माकल्चर. देखिए पर्माकल्चर क्या होता है, इसमें भी वही बड़ी बड़ी बातें की गई हैं, ठीक है, जो हम लोग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में करते हैं या कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में करते हैं. 1970 में जो है इस कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया गया था बाय डेविड होलमर्गन एंड द बिल मोलिंसन. इसकी में क्या करते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज द डिज़ाइन सिस्टम फॉर द क्रिएटिंग सस्टेनेबल ह्यूमन एनवायरनमेंट. सस्टेनेबल, देखिए फिर से सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहा है, यानी कि हम लोग एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे जहाँ पे हम लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटी भी कर सकें, हम अपने जो है फूड प्रोडक्शन को भी इंक्रीज कर सकें, अपनी हाउसिंग को भी इंप्रूव कर सकें और ऑल ओवर जो है अपनी कम्युनिटी को भी डेवलप कर सकें. दैट इज़ द मीनिंग ऑफ योर पर्माकल्चर. ठीक है, पर्माकल्चर. तो पर्माकल्चर के थोड़े से कंपोनेंट्स आप थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हो. इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड. देखिए इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, जब आप बहुत सारे छोटे छोटे सिस्टम को एक जगह पे एडअप करते हो, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन. तो फार्मिंग जो इंटीग्रेटेड सिस्टम है इसका मतलब भी यही है. इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम इज एन इंटरडिपेंडेंट, इट्स एन इंटरडिपेंडेंट, interrelated, often interlocking production system based on the few crops. देखिए क्रॉप्स भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो गई, एनिमल्स भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो गए, एंड रिलेटेड सब्सिडरी एक्टिविटीज. जैसे मान लो आप बी कीपिंग की बात कर सकते हो, ठीक है, जैसे आप बी कीपिंग भी कर रहे हो, आप फिशरी भी कर रहे हो, आप लाइव स्टॉक को भी ग्रो कर रहे हो, आप क्रॉप्स को भी जो है ग्रो कर रहे हो. तो ये सारे के सारे जो है इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज़ हो जाती हैं. और ये सारी एक्टिविटी हम तब करते हैं अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, टाइप ऑफ लैंड, वाटर अवेलेबिलिटी, कैपिटल, रिसोर्सेज, टेक्निकल स्किल्स. इन सारे के सारे बेसिस पे हम लोग जो है इनको इंटीग्रेट कर सकते हैं. इससे क्या होगा, इससे जो है वहाँ का आउटपुट जो है यानी कि यहाँ की यील्ड जो है उसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं. अगर आप एक ही ज़मीन पे अगर आप वहाँ पे फिशरी भी करते हो, बी कीपिंग भी करते हो, डेयरी फार्मिंग भी करते हो, क्रॉप भी ग्रो करते हो, ठीक है, ये सारी की सारी एक्टिविटी करते हो, तब मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हो. और वो भी मैक्सिमम आउटपुट जो है सस्टेनेबल वे में ले सकते हो, सस्टेनेबल तरीके से ले सकते हो, यानी कि वो जो है लॉन्ग लास्टिंग होगा. दैट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम. ठीक है, तो डिफरेंट कंपोनेंट्स है, जैसे फील्ड क्रॉप्स, क्रॉप प्रोडक्शन, वेजिटेबल भी ग्रो करेंगे हम लोग, फूड कल्टीवेशन, पोल्ट्री फार्मिंग, डक्स को भी हम पालेंगे, एक्वाकल्चर, एग्रो फॉरेस्ट्री, बी कीपिंग, बायोगैस प्लांट, ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करते हैं. अगर ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो हम लोग जो अपने आउटपुट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ठीक है. देखिए एलिमेंट्स रिक्वायर्ड इन प्लांट ग्रोथ, ठीक है, तो ये तो सिंपल से एलिमेंट्स की लिस्ट दी हुई है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बोरोन, कॉपर, एटसेट्रा एटसेट्रा. ये सारे के सारे जो इस साइड में हैं आपके, ये हैं आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिसकी सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है. ऑलरेडी हम लोग जो है कार्बन साइकिल जो है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, पोटेशियम साइकिल, ठीक है, सल्फर साइकिल, ये साइकिल ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल्स में. अगर आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है बायोजियोकेमिकल साइकिल, तो आपसे मैं बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ आप उस चैप्टर को जाके ज़रूर देखें. और सिर्फ उसी चैप्टर को नहीं, प्रीवियसली जो इस सीरीज़ में जो भी चैप्टर हुए हैं आप उन सारे के सारे चैप्टर को जाके करें, क्योंकि होलिस्टिक तरीके से तभी आपको पूरा सब्जेक्ट समझ में आएगा. ठीक है, तो बायोजियोकेमिकल साइकिल ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड न्यूट्रिएंट साइकिल. क्योंकि जो भी न्यूट्रिएंट हैं अगर यहाँ पे देख रहे हो, चाहे वो मैक्रो हो चाहे माइक्रो हो, वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करते रहते हैं. ठीक है, दे आर नॉट फिक्स्ड. ठीक है, तो वो हमारे ऑर्गेनिजम्स के थ्रू, हमारे सोइल के थ्रू, एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, रॉक्स के थ्रू, वो जो है एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करते रहते हैं. और कभी वो हमारी बॉडी का पार्ट होते हैं, कभी वो सोइल का पार्ट होते हैं, कभी वो प्लांट्स का पार्ट होते हैं, कभी वो एयर का पार्ट होते हैं. तो वो न्यूट्रिएंट्स जो है चलते रहते हैं, बिकॉज न्यूट्रिएंट्स कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड कंप्लीटली, दे कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म. ठीक है, दैट इज़ द थिंग. मैन्योर को अगर हिंदी में सिंपल अगर मैं भाषा में बात करूँ तो मैन्योर का मतलब होता है खाद. ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो मैन्योर आर प्लांट्स
एंड एनिमल वेस्ट, जो गोबर वगैरह होता है और जो प्लांट्स का वेस्ट होता है, पत्ते वत्ते जो होते हैं, ठीक है। जब आप फसल काट देते हो बाद में जो वेस्ट मटेरियल बचता है, जो रेजिड्यूज बचते हैं, दैट इज ऑल्सो इंक्लूड इन दिस, ठीक है। सोर्स ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स, दे रिलीज न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम देयर डीकम्पोजिशन, जब ये डीकम्पोजिशन होता है तो मैन्योर बन जाता है, ठीक है। दैट इज योर मैन्योर। मैन्योर इज हाईली रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, डेफिनेटली, क्योंकि इसका जो ओरिजिन है वो भी ऑर्गेनिक मैटर है, तो ये ऑर्गेनिक मैटर में काफ़ी रिच होता है। ह्यूमस एंड दस इम्प्रूव्स द सोइल फर्टिलिटी, भैया खाद तो डेफिनेटली आपकी सोइल को इम्प्रूव करती ही करती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा जो है ऑर्गेनिक मैटर होता है, ह्यूमस होता है, ठीक है। मैन्योर्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर एंड कॉन्सेंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर, दो तरह से इसको हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा कैटेगराइजेशन इसका यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर में क्या क्या यूज़ किया हुआ है, वही फार्म एंड मैन्योर कंपोस्ट एंड द फार्म टाउन रिफ्यूजेज, वेल डिकम्पोज्ड एनिमल प्लांट एंड अदर ऑर्गेनिक रेजिड्यूज, कॉन्सेंट्रेटेड में जैसे ऑयल केक्स, ब्लड मील, मीट मील, अदर्स एटसेट्रा, ठीक है, ये थोड़े कॉन्सेंट्रेटेड हो जाते हैं। मैन्योर और फर्टिलाइज़र, मैन्योर और फर्टिलाइज़र में जो क्या फ़र्क है, मैन्योर फर्टिलाइज़र में सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि मैन्योर वो ऑर्गेनिक होता है और फर्टिलाइज़र जो है वो इनऑर्गेनिक होता है, इनऑर्गेनिक होता है। मैन्योर जो है इसको कौन बनाते हैं, मैन्योर जो हैं वो आप इट्स बिकॉज दे आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, तो डेफिनेटली दे आर यूज्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। फर्टिलाइज़र जो है वो ह्यूमंस के द्वारा बनाए जाते हैं, फर्टिलाइजर्स आर मेड बाय द ह्यूमंस इन फैक्ट्रीज, ठीक है। मैन्योर जो है वो ह्यूमस में रिच होता है, दे आर रिच इन ह्यूमस बट नॉट ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, लेकिन जो फर्टिलाइजर होते हैं वो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं, दे डू नॉट हैव एनी ह्यूमस। ह्यूमस का होता है जब जो आपके एनिमल वेस्ट होता है, जो आपका प्लांट वेस्ट होता है, जब वो सड़ जाता है, दैट इज कॉल्ड ह्यूमस। लेकिन इस तरह का कोई भी चीज़ जो है वो फर्टिलाइजर्स में नहीं होती, जैसे आपका यूरिया होता है, ठीक है, पोटाश होता है। मैन्योर को जो है खेत वगैरह में बनाया जाता है, लेकिन फर्टिलाइज़र वगैरह को जो है फैक्ट्रीज़ में बनाया जाता है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। मैन्योर जो है कोई न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं होते हैं, लेकिन फर्टिलाइज़र जो है न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होते हैं, जैसे यूरिया, यूरिया के अंदर ज़्यादा नाइट्रोजन मिलता है, तो वो आपका न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक है। अगर किसी सोइल के अंदर जो है मान लो वहाँ पे फॉस्फोरस की कमी है, तो हम ऐसा फर्टिलाइज़र डालते हैं जिसके अंदर फॉस्फोरस की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, तो दे आर न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक। लेकिन मैन्योर के अंदर सब कुछ मिक्स होता है, ठीक है। मैन्योर इज नॉट रेडिली सोल्यूबल इन वाटर, दस इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट स्लोली। मैन्योर को अगर खाद जो होती है वो आपके खेत में जब उसको सोइल में मिक्स करते हो तो एकदम से मिक्स नहीं होती है, लेकिन जो फर्टिलाइजर होते हैं ये वाटर के अंदर बहुत जल्दी सोल्यूबल हो जाते हैं और आपकी सोइल में बहुत जल्दी जो है वो मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं, बायो फर्टिलाइजर कहता है इट कंसिस्ट ऑफ अ कैरियर मीडियम rich in live microorganisms. When applied to seeds, soil or living plants, it increases soil nutrients or make them biological available. Biofertilizers contain different type of fungi, root bacteria or other microorganisms. They form a mutually beneficial or symbiotic relationship with the host plant as they grow and soil. देखिए अभी अभी हमने जो है फर्टिलाइजर्स की बात की थी, फर्टिलाइजर जो है वो इनऑर्गेनिक होते हैं, इनऑर्गेनिक, ठीक है, न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होते हैं, लेकिन बायो फर्टिलाइजर जो है वो ऑर्गेनिक होते हैं, इनके अंदर जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फंजाई होती है, रूट बैक्टीरियाज होते हैं। जब आपको सॉइल में मिक्स करते हो तो क्या होता है, देखिए फर्टिलाइजर क्या होता है, फर्टिलाइजर को जैसे ही आप मिक्स करते हो वाटर के अंदर वो सोल्यूबल हो जाते हैं, आपकी सॉइल में जाके वो मिक्स हो जाते हैं। ऐसे ही बायो फर्टिलाइजर भी होते हैं, इसके अंदर फंजाई होते हैं, रूट बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं। जब आप इनको सॉइल में ऐड करते हो तो ये क्या करते हैं, जो आपकी प्लांट्स के रूट्स होते हैं उनके साथ जाके अटैच हो जाते हैं, और जब ये आपके रूट्स के साथ अटैच होते हैं तो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं, यानी कि म्यूचुअल रिलेशनशिप बनाते हैं। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये आपके प्लांट को डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचाते हैं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स, बायो फर्टिलाइजर्स इंप्रूव सोइल टेक्सचर
एंड यील्ड ऑफ द प्लांट्स। तो डेफिनेटली यह फर्टिलाइजर है तो यील्ड तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दे डू नॉट अलाउ पैथोजेंस टू फ्लरिश, पैथोजेंस को जो है रोकते हैं। दे आर इको फ्रेंडली, डेफिनेटली क्योंकि किसी भी तरह का सिंथेटिक हम इसमें यूज़ नहीं करते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव होता है, सस्ता होता है। बायो फर्टिलाइजर्स प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट फ्रॉम पोल्यूटेंट्स सिंस दे आर नेचुरली फर्टिलाइजर। देखिए क्योंकि इसके अंदर किसी भी तरह का केमिकल सिंथेटिक हम यूज़ नहीं करते हैं, तो इसलिए हमारे एनवायरमेंट के लिए काफ़ी फ्रेंडली होता है। ठीक है, तो ये कुछ बेनिफिट आपके बायो फर्टिलाइजर के यहाँ पे आ जाते हैं। टाइप्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर, बैक्टीरिया, है ना, बैक्टीरिया, फंगल, अलगे, एक्वेटिक, फॉर्म, अर्थवॉर्म्स एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, क्योंकि ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक होते हैं, पूरी तरह से ऑर्गेनिक होते हैं। ठीक है, जैसे राइजोबियम, राइजोबियम तो आपको याद आ गया होगा राइजोबियम का नाम सुनते ही, है ना। देखिए राइजोबियम लिखा हुआ है यहाँ पे, ये भी आपका बायो फर्टिलाइजर है। राइजोबियम क्या करता है, जो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है ना। तो ये एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन होती है उसको फिक्स करके आपकी सोइल के अंदर जो है वो उसको कन्वर्ट करता है, और आपकी सोइल से जो है इसको डायरेक्ट आपके प्लांट्स यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ राइजोबियम बैक्टीरिया। ऐसे ही एजोबैक्टर भी है, ठीक है, ऐसे ही पीएसएम भी है, अजोला है, साइनोबैक्टीरिया है, जो अलग अलग तरह के जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपके वहाँ पे नाइट्रोजन को वगैरह को फिक्स करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप यहाँ पे इसको देख सकते हो, नाइट्रोजन फिक्सर्स। ठीक है, जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, यानी कि वो क्या करते हैं, आपके नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, अमोनिया में, और नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं, नाइट्राइट से फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। ये ऑलरेडी हम लोग क्लास में कर चुके हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग चाहे वो एनिमल्स हों चाहे वो प्लांट्स हों, वी कैन नॉट यूज़ नाइट्रोजन डायरेक्टली, सो वी नीड टू हैव नाइट्रोजन इन यूजेबल फॉर्म। यूजेबल फॉर्म मतलब अमोनिया, नाइट्राइट, नाइट्रेट। ठीक है, तो कुछ बैक्टीरिया हैं जो इसको करते हैं, जैसे बैक्टीरिया के नाम यहाँ पे दिया हुआ है, अजोबैक्टर, अजोमनास, अजोस्पिरिलियम, ठीक है, क्लस्ट्रोडियम, क्लोरोबियम एटसेट्रा एटसेट्रा, तो इनका नाम दिया हुआ है। ऐसे ही ब्लू ग्रीन अलगे भी है, एनोबेला, ठीक है, नोस्टो, फोस्फेट सोलुबलाइजेशन, अजोला एटसेट्रा। आप इनको सबकी नाम याद करने की जरूरत नहीं है, दो तीन भी अगर आप नाम याद कर लो तो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी है। ठीक है, दो तीन नाम काफ़ी है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आपको यहाँ पे बताता हूँ जिसका नाम है वाटर शेड मैनेजमेंट। वाटर शेड क्या होता है, देखिए वाटर शेड क्या होता है, वाटर शेड किसी लैंड का बहुत बड़ा एरिया होता है। इट कैन बी लाइक मोर देन 50,000 हेक्टेयर, मोर देन 25,000 हेक्टेयर, मोर देन 20,000 हेक्टेयर, मोर देन 15,000 हेक्टेयर, कितना भी बड़ा एक एरिया हो सकता है। लेकिन उस एरिया की खास बात एक होती है, उस एरिया में जो है जितना भी वाटर इकट्ठा होता है, चाहे वो रेनफॉल के थ्रू हो, चाहे वो स्नोफॉल के थ्रू हो, चाहे वो कोई रिवर हो, छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज हों, स्ट्रीम्स हों, जितना भी वाटर उस एरिया में इकट्ठा होता है, सारे के सारा वाटर जो है बाद में इकट्ठा होके एक रिवर बनाता है, और उस रिवर या स्ट्रीम के थ्रू होके वहाँ से गुजरता है। आप इस डायग्राम में यहाँ से देख सकते हो, ये पूरे का पूरा जो है यहाँ पे एक ये वाटर शेड एरिया, ये बहुत बड़ा एरिया है। यहाँ पे जो भी रेनफॉल होता है या छोटी छोटी जो स्ट्रीम्स होती हैं, छोटी छोटी स्ट्रीम्स होती हैं, यहाँ से जितना भी पानी इकट्ठा होता है वो सारे का सारा वाटर जो है एंड में एक रिवर के रूप में यहाँ से बाहर निकलता है। दैट इज़ योर वाटर शेड एरिया, और इसकी मैनेजमेंट को बोलते हैं वाटर शेड मैनेजमेंट। दिस इज योर वाटर शेड एरिया एंड दिस मैनेजमेंट ऑफ दिस इज कॉल्ड योर वाटर शेड मैनेजमेंट। तो वाटर शेड एरिया क्या होता है, जहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, वाटर शेड इज एन एरिया ऑफ लैंड एंड वाटर बाउंडेड बाय द ड्रेनेज डिवाइड विदिन विच द सरफेस रन ऑफ मतलब जो रिवर्स और रेनफॉल के थ्रू जो पानी वहाँ से बह के जाता है, सरफेस रन ऑफ कलेक्ट्स एंड फ्लोज आउट, कलेक्ट होता है फिर वो बाहर निकलता है ऑफ द वाटर शेड थ्रू अ सिंगल आउटलेट इनटू लार्जर रिवर और लेक। जैसे गंगा रिवर है, सपोज गंगा रिवर जो है वो पहाड़ों से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। देव प्रयाग के बाद जो है इसको गंगा बोला जाता है, लेकिन देव प्रयाग से ऊपर जो है बहुत सारी छोटी छोटी स्ट्रीम्स, छोटी छोटी नदियाँ, ट्रिब्यूटरी जो है इसमें आके मिलती हैं। दैट इज द वाटर शेड एरिया, एंड फ्रॉम दैट वाटर शेड एरिया ए सिंगल रिवर इज कमिंग आउट। दैट इज योर वाटर शेड मैनेजमेंट। कुछ थोड़ी सी बात इरिगेशन की कर लेते हैं। इरिगेशन आपको पता ही क्या होता है। इरिगेशन जो है वो आपकी क्रॉप्स को जो है पानी देने के काम आता है, आपकी सोइल में मॉइस्चर प्रोवाइड करने के काम आता है, और ये मैन मेड होता है। दिस इज़ नॉट नेचुरल, दिस इज़ मैन मेड प्रोसेस। ठीक है,
तो माइक्रो इरिगेशन के कुछ तरीके होते हैं। देखिए, एक तो होता है मैक्रो इरिगेशन। मैक्रो इरिगेशन में क्या होता है, जैसे देर आर हंड्रेड्स ऑफ एकर्स ऑफ लैंड, जिसके अंदर आप जो है एक साथ जो है पानी के सोर्स में ओपन कर देते हो, वो पूरे का पूरा पानी वहाँ पे फैल जाता है। दैट इज मैक्रो इरिगेशन। दैट इज नॉट सस्टेनेबल एंड that method is not even very much beneficial also. So we are going to shift to the माइक्रो इरिगेशन नाउ। माइक्रो इरिगेशन का मतलब ये होता है कि जब आप इसे प्रिसीजन फार्मिंग भी बोलते हैं, यानी कि जहाँ प्रिसीजन इरिगेशन, यानी कि जहाँ पे पानी की ज़रूरत होती है सिर्फ वहीं पे पानी दिया जाता है, फालतू की चीज़ों पे पानी नहीं दिया जाता। इससे देख तो वेस्टेज कम होता है, और क्योंकि ये प्रिसीजन है इसलिए इसकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा है। ठीक है, तो माइक्रो इरिगेशन इज कंसिडर्ड एज अ प्रूडेंट इरिगेशन टेक्नोलॉजी प्रोमोटेड नेशनली। इसको नेशनली प्रमोट किया जाता है और इंटरनेशनली भी प्रमोट किया जाता है। प्रोमोटेड नेशनली एंड इंटरनेशनली टू अचीव हायर क्रॉपिंग इंटेंसिटी। हायर क्रॉपिंग इंटेंसिटी, अगर देखो क्रॉपिंग इंटेंसिटी का मतलब होता है जब आप एक ही फील्ड में जो है एक से ज़्यादा क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हो, दैट इज़ वोर इंटेंसिटी। अब ये तो तभी पॉसिबल होगा जब वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी होगी, और वाटर वहाँ पे तभी अवेलेबल होगा जब वाटर की वेस्टेज कम होगी। और माइक्रो इरिगेशन इज़ द बेस्ट वे टू रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ वाटर। अगर आप वाटर को वेस्टेज कम करोगे तो एक एक्स्ट्रा क्रॉप भी वहाँ पे ग्रो कर सकते हो, तो क्रॉप्स की इंटेंसिटी बढ़ाई जा सकती है। माइक्रो इरिगेशन इज डिफाइंड एज ए मेथड इन विच लो वॉल्यूम ऑफ वाटर, यानी कि हम ज़्यादा पानी जो है खर्च नहीं करते हैं, कम पानी खर्च करते हैं, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और प्रेशर कम होता है। देखिए, अगर प्रेशर आप ज़्यादा रखोगे तो ज़्यादा पानी वेस्ट हो जाएगा, तो इसलिए प्रेशर कम से कम रखा जाता है। ठीक है, और काफ़ी प्रिसीजन होता है, बहुत ही एक्यूरेट होता है, जहाँ पे देना होता है वहीं पे दे। तो जैसे कोई प्लांट है, उसकी जड़ में देना है, उसके पत्तों के पानी की ज़रूरत नहीं है, उसके रूट्स को पानी की ज़रूरत है ना, तो उसके रूट्स में पानी दिया जाता है। सिस्टम हैज़ एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ पाइप्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पिक्चर में। ठीक है, ये पाइप्स हैं इस तरह से। तो रादर देन मेकिंग ऐसे ब्रॉड बरोज, ठीक है, इस तरह से नालियाँ नहीं बनाई जाती हैं यहाँ पे, बल्कि एक छोटी छोटी पाइप होती हैं जिनमें से ऐसे आउटलेट्स निकले होते हैं, और इन आउटलेट्स के थ्रू जो है इस तरह से वाटर दिया जाता है इन पाइप्स के थ्रू। ठीक है, एक होती है हमारे पास स्प्रिंकलर इरिगेशन। स्प्रिंकलर इरिगेशन आप देख सकते हो। स्प्रिंकलर इरिगेशन में जो है हम जो रेनफॉल के जो है पैटर्न को फॉलो करते हैं, जैसे रेनफॉल जो है वो ड्रॉप होता है। इन अ स्प्रिंकलर मेथड ऑफ इरिगेशन वाटर इज स्प्रेड, उसको स्प्रे किया जाता है। What is spread into the air and allowed to fall on the ground surface somewhat resembling रेनफॉल, जैसे रेनफॉल होता है उसी तरह से इसको यूज़ किया जाता है। नियरली ऑल क्रॉप्स आर सुटेबल फॉर द स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम एक्सेप्ट पैडी कल्टीवेशन एंड जूट कल्टीवेशन, बिकॉज पैडी कल्टीवेशन और जूट कल्टीवेशन में जो है वाटर लॉगिंग कंडीशन चाहिए होती है, पानी वहाँ पे खड़ा रहना चाहिए रादर देन रेनफॉल जस्ट लाइक दैट। तो ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है पैडी कल्टीवेशन के अंदर, तो जहाँ पे स्प्रिंकलर इरिगेशन जो है वो सुटेबल नहीं होती है। ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन जैसे आप पिक्चर में यहाँ पे देख सकते हो एक ड्रॉप है ना, इट्स कॉल्ड ड्रॉप इरिगेशन ऑल्सो, इट्स अ ड्रिप इरिगेशन, जिसमें जो है स्प्रिंकलर्स का यूज़ नहीं करते हम लोग, स्प्रे का यूज़ नहीं करते हम लोग ड्रिप्स का यूज़ करते हैं। यानी कि जो प्लांट्स होते हैं, जैसे आपने कोई वेजिटेबल लगाया हुआ है, ठीक है, वेजिटेबल कोई क्रॉप लगाई है, उसकी जो है जड़ों में आपको पानी देना है, और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी देना है, ताकि सोइल का जो है वहाँ पे एक मिनिमम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर बना रहे। ना तो सोइल बहुत ज़्यादा ड्राई हो और ना ही सोइल बहुत ज़्यादा वाटर लो कंडीशन में आए, एक बिल्कुल अप्रोप्रिएट अमाउंट होना चाहिए उसकी मॉइस्चर का, तो वो होता है ड्रिप इरिगेशन के थ्रू। तो ड्रिप इरिगेशन जो है, ड्रिप इरिगेशन वाटर इज अप्लाइड नियर, ये देखो, वाटर इज अप्लाइड नियर द प्लांट रूट, प्लांट की जड़ों में पानी दिया जाता है थ्रू एमिटर्स। तो जहाँ से वाटर निकल रहा है इसको बोलते हैं एमिटर, दे आर एमिटर्स और ड्रिपर्स। ये जो है सिर्फ और सिर्फ जड़ों में ही नहीं दिया जाता, बट बल्कि यहाँ पे जो वाटर है इट कैन बी गिवन टू इन और बिलो द सोइल सरफेस, बिलो द सरफेस सोइल ऑल्सो, नीचे भी दिया जा सकता है, ताकि एक मॉइस्चर आराम से बना रहे। अमंग ऑल इरिगेशन मेथड ड्रिप इरिगेशन इज द मोस्ट एफिशिएंट, इसमें सबसे कम पानी यू खर्च होता है और सबसे ज़्यादा जो है एक्यूरेसी होती है इसके अंदर। ठीक है, थोड़ा सा सोइल के बारे में भी पढ़ लेते हैं, हालांकि आपका ज्योग्राफी का पार्ट है।
ज्योग्राफी का पार्ट है, लेकिन आपकी बुक में दिया हुआ है तो थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं। सोइल क्या होता है? सोइल जो है आपकी जो अर्थ होती है उसके आउटर जो थिन लेयर होती है उसको सोइल बोलते हैं, जो टॉप मोस्ट लेयर होती है, ठीक है। किन तीन चीज़ों से मिलके बनी होती है? एक आपके मिनरल्स होते हैं डिफरेंट साइज़ के, जिसके अंदर आपका क्ले, सैंड, लोम एटसेट्रा वो आता है, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर इसके अंदर होता है, जो एनिमल और जो प्लांट होते हैं उनकी जो डेड बॉडीज़ होती हैं, डिकम्पोजिशन होता है, तो वो ऑर्गेनिक मैटर मटेरियल इसके अंदर होता है। और ओपन स्पेस होता है, तो ये जो मटेरियल होता है इसके बीच में कोई खाली जगह होती है जहाँ पे वाटर और एयर जो है वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो एक अच्छी सोइल के अंदर जो है, जो प्लांट ग्रोथ के लिए अच्छी मानी जाती है, उसके अंदर 45% जो है वो मिनरल्स होते हैं, ठीक है। जैसे सैंड, सिल्ट, क्ले, है ना। तो वो 5% जो है ऑर्गेनिक मैटर होता है, 25% जो है वो एयर, और 25% जो है वो वाटर माना जाता है। आपकी ये सोइल होती है। सोइल बनती कैसे है थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, सोइल बनाने के लिए पहले आपको ना एक पेरेंट रॉक चाहिए। पेरेंट रॉक का मतलब, जैसे अगर आपको मैं एग्जांपल दूं, जैसे कहीं पे वोल्केनिक इरप्शन होता है, तो वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू जो लावा बाहर आता है वो सॉलिडिफाई हो जाता है, तो वो हो गई आपकी पेरेंट रॉक। अब वो एकदम से ऐसा तो नहीं है कि वो जो सॉलिड रॉक है एकदम से वो अचानक से बहुत अच्छी सोइल में कन्वर्ट हो जाएगी, नो। वहाँ पे जो वो पेरेंट रॉक होती है, धीरे धीरे उस पेरेंट रॉक का जो है वेदरिंग होगा, उसकी आउटर लेयर जो है उसका ब्रेकडाउन होता है। पहले वो लेयर बहुत थिन होती है, धीरे धीरे जब उसकी और ज़्यादा वेदरिंग होने लगती है तो वो लेयर जो है वो और ज़्यादा थिक होने लगती है, यानी कि वहाँ पे ज़्यादा वेदरिंग होने लगती है, जिससे हमारी सोइल जनरेट होती है। फिर धीरे धीरे थोड़ा बहुत उसमें जो है वो वेजिटेशन आना स्टार्ट हो जाती है। शुरू में बहुत सिंपल वाले जैसे लाइकन्स वगैरह आते हैं, फिर ग्रासेस, मॉसेस, हर्ब्स वगैरह आते हैं, फिर बड़े प्लांट आते हैं जो फर्दर जो है उस सोइल रॉक की ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं और सोइल को फर्दर जनरेट करते हैं। ये सारी प्रोसेस मैं आपको समझा चुका हूँ ऑलरेडी। हमने जो है प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन किया था, है ना। उस सक्सेशन वाले पार्ट में जो है सोइल का थोड़ा सा मैंने आपको फ़र्क बताया है। अब इस सोइल के जो बनने में जो फैक्टर्स इसको इन्फ्लुएंस करते हैं वो कौन कौन से हैं? देखिए, एक तो सबसे बड़ा तो आपका पेरेंट रॉक ही हो गया, ठीक है। पेरेंट रॉक का नेचर जैसा होगा, उस पेरेंट रॉक से जैसी सोइल बनती है उसका नेचर भी वैसा ही होता है। देखिए, नाम में ही लिखा हुआ पेरेंट्स, तो जैसे पेरेंट्स होंगे वैसे ही उसके बच्चे भी होते हैं। जो पेरेंट रॉक के बच्चे कौन होते हैं? सोइल होती है। उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है, उसके अंदर जो कंटेंट होता है, जो मिनरल्स होते हैं, जो टेक्सचर होता है, जो केमिकल्स होते हैं, वो सब के सब जो है पेरेंट रॉक के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर आपकी पेरेंट रॉक जो है बेसोल्टिक होती है तो आपकी सोइल भी जो है बेसोल्टिक नेचर की होती है। अगर आपकी पेरेंट रॉक जो है वो थोड़ी सोल्टी होती है, एसिडिक होती है, तो उसका जो सोइल भी जो है वो एसिडिक होती है, ठीक है। उसके ऊपर डिपेंड करता है। रिलीफ फीचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। रिलीफ फीचर मतलब आप वो फ्लैट जगह है या उसका ऑल्टीट्यूड ज़्यादा है, स्लोप कम है या ज़्यादा है। देखिए, इसमें भी बहुत कुछ मैटर करता है। अगर किसी पेरेंट रॉक का स्लोप बहुत ज़्यादा है तो डेफिनेटली यहाँ पे इरोजन भी ज़्यादा होगा, इसकी वेदरिंग ज़्यादा होगी, है ना, तो उससे फ़र्क पड़ता है। फ्लोरा और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। फ्लोरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये भी जो है सोइल के ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं, क्लाइमेट तो डेफिनेटली है ही, क्योंकि जो वेदरिंग होगा वो तो क्लाइमेटिक फैक्टर से ही होगा, है ना। टेम्परेचर जो होता है उसकी वजह से होगा। तो ज्योग्राफी का वैसे पार्ट है आपका ये। ज्योग्राफी में आपको जो है वेदरिंग कराई जाती है, वेदरिंग और मास वेस्टिंग, ठीक है। टेम्परेचर कम या ज़्यादा होने से सोइल के ऊपर वाली जो लेयर होती है वो टूटने लगती है। टेम्परेचर, रेनफॉल भी डेफिनेटली इन्फ्लुएंस करता है, उसको लीच आउट करके लेके चला जाता है। बहुत बार जो आपके रॉक के अंदर जो सोल्ट होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, वो आपके वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। तो उससे भी इसका फ़र्क पड़ता है। और टाइम, डेफिनेटली जितना ज़्यादा टाइम दोगे उतना ही ज़्यादा इरोजन होगा, वेदरिंग होगा, है ना, और आपकी सोइल जो है उतनी ही ज़्यादा उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, सोइल प्रोफाइल डेवलप होगा। ये होता है हमारा सोइल प्रोफाइल। अगर हम लोग सरफेस से डीप डाउन जाते हैं तो सोइल प्रोफाइल ऐसा होता है, इसको बोलते हैं सोइल प्रोफाइल। जैसे आपको केक होता है ना, आप केक को कट करते हो तो वो केक का प्रोफाइल होता है। नीचे बेस होता है, बीच में क्रीम होती है, फिर कुछ और चॉकलेट वगैरह होती है, फिर उसके ऊपर जो है वो कुछ और लगा दिया जाता है ना। दैट इज़ योर प्रोफाइल ऑफ द केक। ऐसे ही आपकी सोइल की प्रोफाइल होती है। तो सोइल की प्रोफाइल में जो सबसे ऊपर लेयर होती है वहाँ पे पाए जाते हैं आपके क्या, जैसे कोई पत्ते वगैरह मिलते हैं, घास मिलती है ना, ऑर्गेनिक मैटर मिलता है। सेकंड जो लेयर होती है उसे बोलते हैं टॉप सोइल। टॉप सोइल के अंदर क्या होता है? टॉप सोइल के अंदर आपका पाया जाता है ह्यूमस, आपका लिविंग क्रिएचर्स, ठीक है।
इनऑर्गेनिक मिनरल्स पाए जाते हैं। सब सोइल, उसके नीचे वाली जो लेयर होती है दैट इज कॉल्ड सब सोइल। सब सोइल में आपका पाया जाता है आयरन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ह्यूमिक कंपाउंड्स एटसेट्रा एटसेट्रा, ये पाया जाता है। सबसे उसके नीचे होती है आपकी पेरेंट रॉक, वही जो आपको मैंने बताया था पेरेंट मटेरियल। और फिर आपका होता है बेड रॉक, ठीक है, बेड रॉक जो यानी कि जो बेस होता है। तो इस तरह से आपकी जो लेयर का जो है, आपकी सोइल का जो है, इस तरह से प्रोफाइल ये माना जाता है, ठीक है। अब सोइल के बारे में बात करें तो थोड़ा सा सोइल इरोजन के बारे में भी बात कर लेते हैं। सोइल इरोजन की जो है अलग अलग स्टेज होती हैं, और ये आप कह सकते हो डिफरेंट स्टेजेस, और आप ये भी कह सकते हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरोजन। एक सीधा सीधा सा सोइल होता है स्प्लैश इरोजन। जब रेनफॉल होता है तो रेन का जो ड्रॉप होता है, जैसे ही वो आपकी सोइल को हिट करता है, जैसे ही वो सोइल को हिट करता है तो वो पार्ट जहाँ पे वो सोइल को हिट करता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। दैट इज योर सोइल इरोजन, ओ दैट इज योर स्प्लैश इरोजन विच इज अ टाइप ऑफ सोइल इरोजन। एक होता है हमारा शीट इरोजन होता है। शीट इरोजन में बहुत बड़ा पार्ट जो है उसका एक साथ इरोजन होता है। जैसे कहीं आंधी तूफान आता है, आंधी है ना, बहुत तेज़ अगर विंड चल रही है तो वो विंड क्या करती है, आपके सोइल का जो अपर लेयर होती है उसको पूरी की तरह से इरोजन करके ले जाती है। दैट इज योर शीट इरोजन। एक होता है रिल इरोजन। जब बहुत बड़े एरिया में, सपोज है ये बहुत बड़ा एरिया है, यहाँ पे जो है रेनफॉल होता है तो ऐसे छोटी छोटी नालियाँ सी बन जाती हैं, है ना, छोटी छोटी नालियाँ जिनमें से ऐसे पानी बहता है और वो अपने साथ वाटर को इरोड करके ले जाता है। दिस इज़ योर रिल इरोजन। गली इरोजन भी जो है गिल इरोजन के जैसा ही होता है, ठीक है, वो थोड़ा सा ब्रॉडर लेवल पे होता है। दैट्स इट, दैट इज़ योर गली इरोजन। आप थोड़ा डायग्राम में भी यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। स्प्लैश इरोजन, शीट इरोजन, रिल एंड गली इरोजन, देखो एक साथ ही लिखा हुआ है क्योंकि इनका नेचर एक जैसा ही होता है। स्ट्रीम एंड चैनल इरोजन, जो रिवर्स वगैरह होती हैं वो भी इरोजन करके करती हैं, ठीक है। अब इरोजन को, अब डेफिनेटली इरोजन का नुकसान है। इरोजन क्योंकि आपकी सोइल की फर्टिलिटी को कम करती है, उसके थिकनेस को कम करती है ना, डिग्रेडेशन करती है सोइल, हम इरोजन हमारे उसका, है ना, डिग्रेडेशन करती है। अब सोइल इरोजन को कैसे रोका जाए, अब ये प्रॉब्लम है। सोइल इरोजन को रोकने के कई सारे तरीके होते हैं। जैसे कि होता है हमारा स्ट्रिप क्रॉपिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग, है ना, ऑलरेडी इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। एक होता है हमारा विंड ब्रेक्स। जैसे कोई क्रॉप होती है ना, क्रॉप, तो हम लोग क्या करते हैं उसके बीच में ना कहीं कहीं जो है वो पेड़ लगा देते हैं। जैसे आम के पेड़ लगा दिए, बहुत सारे जामुन के पेड़ लगा दिए। तो ये पेड़ क्या करते हैं, जब बहुत तेज़ विंड चलती है तो उसको हमारे से प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि विंड की स्पीड को स्लो कर देते हैं। तो इसे कहा जाता है विंड ब्रेक। एक होता है टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग आपने जो है वो पहाड़ी एरिया में देखा होगा। वो इस तरह से जो है टेरेस की तरह जो है वो ऐसे स्लोप्स के ऊपर जो है वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं। दैट इज़ योर टेरेसिंग। इसमें होता क्या है, जब वाटर ऊपर से आता है तो वो जब टेरेस के ऊपर से फ्लो करता है तो वो स्लो हो जाता है उसकी स्पीड, फिर वो नीचे जाता है, फिर से स्पीड उसकी कम हो जाती है। तो जैसे जैसे वो अलग अलग टेरेस पे जाता है उसकी स्पीड कम हो जाती है। स्पीड कम होने से उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है और वो कम इरोजन करता है, ठीक है। इससे मिलता जुलता एक हमारा कंटूर क्रॉपिंग। कंटूर का मतलब वो होता है, कंटूर ऐसे एरियाज़ को बोलते हैं जिनकी हाइट सेम होती है, जो एक ही हाइट पे होते हैं। तो ऐसे एरियाज़ को हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं जिनकी जो है हाइट वो सेम होती है। आपने पहाड़ी एरिया में देखा होगा बहुत बार, वो इस तरह से ऐसे ऐसे करके जो है खेत बने होते हैं, ठीक है, कंटूर्स होते हैं, और यहाँ पे बीच में एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जाती है, ठीक है। दैट इज़ योर कंटूर क्रॉपिंग। नो टिल प्लांटिंग, ऑलरेडी टिलेज के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। अगर हम लोग टिलेज करते हैं तो हमारी सोइल वीक हो जाती है, जो इरोजन की वजह से जा सकती है वहाँ से। लेकिन अगर टिलेज नहीं करते तो जीरो टिलेज इज ऑल्सो मेथड ऑफ रिड्यूसिंग इरोजन, सोइल इरोजन, ठीक है। कवर क्रॉप्स का मतलब ये है कि हम लोग को वहाँ पे प्लांट्स लगाते हैं। जब हम लोग वहाँ पे क्रॉप्स को ग्रो भी नहीं कर रहे होते हैं फिर भी हम वहाँ पे कुछ ना कुछ प्लांट लगाते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है हमारी क्रॉप जो है वो कवर रहती है, उसका मॉइस्चर जो है मेंटेन रहता है। अगर अपनी सोइल को हम खुला छोड़ देंगे तो टेम्परेचर हाई होगा, वो ड्राई हो सकती है मॉइस्चर की वजह से, ठीक है। दोज आर सम ऑफ द मेथड्स ऑफ योर reducing your soil erosion. Now look at the soil health card scheme. सोइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहनी चाहिए। जो फार्मर होता है हमारा, उस फार्मर को उन्हीं फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना चाहिए जिसकी कमी उसकी सोइल में है। अब इसको कौन बताएगा, ये बताएगा सोइल हेल्थ कार्ड। जैसे हमारा एक राशन कार्ड होता है, एक आधार कार्ड होता है, ऐसे ही हमारी सोइल का भी एक हेल्थ कार्ड होता है जिसे बोलते हैं सोइल हेल्थ कार्ड। इसमें जो है उन सारे के सारे
न्यूट्रिएंट्स की डिटेल होती है जो आपकी सोइल के अंदर मिलते हैं और जिनकी उसके अंदर कमी है या एक्सेस में है, सारी की सारी डिटेल होती है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स जो है वेलफेयर ने इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2015 में। इसके अंदर जो है 12 न्यूट्रिएंट्स है, आप उनके नाम यहाँ पे देख सकते हो। ऑर्गेनिक कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, जिंक, कॉपर, मैंगनीज। इनमें से कुछ तो जो है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे आपका कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ये आपका जो है माइक्रो हैं। कुछ माइक्रो भी हैं जैसे कॉपर, जिंक वगैरह, मैंगनीज वगैरह, इन सब की डिटेल उसके अंदर दी होती है। ठीक है, हर किसान को ये प्रोवाइड कराया जाता है एट द इंटरवल ऑफ 3 ईयर्स। हर 3 साल के बाद उसकी सोइल का इंस्पेक्शन किया जाता है, उसकी टेस्टिंग की जाती है और उसको रिकॉर्ड दे दिया जाता है। ठीक है, ये देखिए सोइल हेल्थ कार्ड कुछ इस तरह से नज़र आता है। ये जो है किसानों को जो इशू किया जाता है, इसके अंदर जो है देखिए पीएच वैल्यू है ना, ये कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब दिया हुआ है। देखिए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस काफ़ी कम है यहाँ पे, वेरी लो है ना, पोटेशियम भी लो है यहाँ पे, नाइट्रोजन और कार्बन भी लो है ना, बोरोन जो है वो सफिशिएंट है, मैंगनीज सफिशिएंट है। देखिए किस तरह से, कितना बढ़िया तरीके से जो है सोइल की हेल्थ के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। अगर किसान के पास सोइल हेल्थ कार्ड होगा तो अपने खेत में जो है वो फर्टिलाइज़र वगैरह उसी के अकॉर्डिंग ही यूज़ कर सकता है। ठीक है, ऐसे ही प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भी, देखिए सिंचाई, सिंचाई का मतलब होता है इरिगेशन। इरिगेशन हमारी कंट्री में जो है सिर्फ और सिर्फ 40% कल्टीवेबल लैंड पे ही इरिगेशन जो है वो की जाती है। 60% जो लैंड है, कल्टीवेबल लैंड है, वो अभी भी जो है मॉनसून के ऊपर डिपेंड करती है। क्योंकि ये मॉनसून के ऊपर डिपेंड करती है तो प्रोडक्टिविटी भी काफ़ी कम है और काफ़ी यूनिफॉर्म परफॉर्मेंस रहती है। यूनिफॉर्म परफॉर्मेंस का मतलब ये है कि किसी साल जो है अगर मानसून अच्छा हुआ तो प्रोडक्शन अच्छी हो जाएगी, मानसून अच्छा नहीं होता तो प्रोडक्शन कम हो जाती है। तो हमारा एम ये है कि हम लोगों को ये जो इरिगेटेड जो एरिया है ये बढ़ाना है, ताकि जो एग्रीकल्चर का जो आउटपुट है वो ज़्यादा हो सके। तो इट्स अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, इट्स अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ठीक है, जिसके अंदर जो है अगर किसी स्टेट में जो अप्लाई होता है तो 75 जो है वो सेंटर प्रोवाइड कराता है असिस्टेंट और 25 जो है स्टेट कराता है। लेकिन अगर नॉर्थ ईस्ट रीजन्स की मैं बात करूं या फिर हिली रीजन जैसे हिमाचल, उत्तराखंड, अगर मैं वहाँ की बात करूं तो 90 और 10 है। अगर 100 रुपये मिलते हैं स्कीम के लिए तो उसमें से 90 रुपये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, 10 रुपये जो है वो स्टेट गवर्नमेंट देती है। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव्स आप देख सकते हो। टू एक्सपेंड द कल्टीवेबल एरिया अंडर एश्योर्ड इरीगेशन, देखिए वो मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। हर खेत को पानी, यानी कि हर खेत तक जो है हम लोगों ने इरिगेशन फैसिलिटी पहुंचानी है। दैट इज द अल्टीमेट एम ऑफ दिस। और सिर्फ यही नहीं, इरिगेशन फैसिलिटी पहुंचाना ही काफ़ी नहीं है, वो जो है उसमें एफिशिएंसी भी होनी चाहिए। एफिशिएंट तरीके से उसको यूज़ किया जाना चाहिए। एफिशिएंट तरीके से मतलब फालतू यूज़ नहीं करना है, वेस्टेज नहीं करना है, वाटर का वेस्टेज को रोकना है। और ये कैसे हो सकता है? प्रिसीजन फार्मिंग से हो सकता है, ड्रिप इरिगेशन से हो सकता है, स्प्रिंकलर इरिगेशन से हो सकता है, माइक्रो इरिगेशन से हो सकता है। तो वो चीज़ भी हम लोगों को डेवलप करनी है। दैट इज़ अबाउट योर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ऐसे ही एक और जो है ग्लोबल अलायंस है फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, कोई ज़्यादा इसमें है नहीं, ये ग्लोबल अलायंस है, बहुत सारी कंट्रीज में इन्वॉल्व हैं और ये वॉलंटरी है, यानी कि कोई किसी तरह का कोई लीगल यहाँ पे कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कोई लीगल प्रोविजंस नहीं है, तो इस तरह का ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इट्स अ वॉलंटरी, इंक्लूसिव, वॉलंटरी एंड एक्शन ओरिएंटेड मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म ऑन क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। ठीक है, GACSA जाक्सा एम्स टू कैटलाइज एंड हेल्प क्रिएट ट्रांसफॉर्मेशनल पार्टनरशिप्स टू एनकरेज द 3 पिलर ऑफ क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। 3 पिलर कौन कौन से हैं? प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, नई नई टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करना है और मिटिगेशन करना है। मिटिगेशन इन द सेंस के वहाँ पे अगर इरोजन हो रहा है तो उसको रोकना है, डिग्रेडेशन हो रही है तो उसको रोकना है, क्लाइमेट चेंज का अगर नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है तो उसको रोकना है, उन सारी की सारी चीज़ों को रोकना है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स ए प्लेटफॉर्म टू ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग ऑन द क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर वाइल अडेप्टिंग द क्लाइमेट चेंज एंड द मिटिगेशन ग्रीन हाउस गैसेज इन एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर भी भैया काफ़ी ग्रीन हाउस गैसेज को प्रोड्यूस करता है, तो इसका भी हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो क्लाइमेट जब चेंज हो रहा है तो एग्रीकल्चर को भी जो है क्लाइमेट स्मार्ट बनाना पड़ेगा,
ताकि जो क्लाइमेट चेंज से नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहे हैं हमारी एग्रीकल्चर से पे जो है वो उन इम्पैक्ट्स को मिनिमाइज किया जा सके। दैट इज़ योर ग्लोबल अलायंस फॉर द क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। ठीक है, दैट इज़ ऑल फॉर द डे। बाकी की नेक्स्ट चैप्टर हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।